वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं यूनिट 2 का ही एक टॉपिक है। हम लोगों ने अभी तक के प्रीवियस लेक्चर्स में पहले हमने समझा आरडीबीएमएस क्या होता है, फिर हमने कल देखा था आरडीबीएमएस के फीचर्स हमने देखे और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आरडीबीएमएस के फंक्शंस। तो डेटा रिडंडेंसी, तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब यही होता है, मैंने कल बताया हुआ भी था, है ना, कि हम सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने मल्टीपल टेबल्स में हम बार बार उन्हें स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो उससे होता यही है, सेम इंफॉर्मेशन हमें मल्टीपल प्लेसेस में मिलता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं, है ना, कई प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं जिसे इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, है ना। हमें हर जगह उन्हें अपडेट करने में दिक्कत, भाई हमें कोई इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, अगर वो एक ही बार होगा और एक ही जगह पर होगा तो उसे अपडेट करना आसान होगा, और मल्टीपल प्लेसेस में है तो हम अगर डेटा जो है मल्टीपल टेबल्स में रहेंगे, मल्टीपल फाइल्स में रहेंगे, तो उससे तो डिसएडवांटेज ये होने वाला है, हम कितने प्लेसेस में जाकर उन डेटा को हम अपडेट करेंगे, उन्हें हम वहाँ जा करके हम उन कितने बार उसको एडिट करते रहेंगे, मल्टीपल प्लेसेस में है तब। तो डेटा रिडंडेंसी को अवॉइड करने का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वह आरडीबीएमएस का होता है। शेयरिंग ऑफ डेटा, डीबीएमएस संगठन के अधिकृत यूज़र के द्वारा डेटा शेयर किया जाता है। इसमें डाटा एडमिनिस्ट्रेटर डेटा को नियंत्रित करता है और डेटा को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता को अधिकार देता है। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को कल के क्लास में एग्जांपल दिया था कि भाई अगर आप किसी बैंक के डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं तो उसी डेटाबेस में, है ना, बैंक के डीबीएमएस में ही, डेटाबेस में ही आपके सारे बैंक के अकाउंट्स डिटेल्स आपको मिलने वाले हैं। तो वो आपके अकाउंट है, तो वो आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को केवल और केवल आप ही यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ऑथराइज्ड हो, अधिकृत हो। तो डीबीएमएस में यह भी फीचर होता है कि आप जिस इन्फॉर्मेशन को जिसे दिखाना चाहेंगे आप उसे ही दिखा सकते हैं, या जिस इन्फॉर्मेशन को आपको हाइड करना है उस पर्टिकुलर यूज़र से तो वो भी आप कर सकते हो। तो शेयरिंग ऑफ डेटा, इसे भी हम आरडीबीएमएस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, और वह पूरा का पूरा जो ये ऑपरेशन है डेटा शेयरिंग का और उन्हें राइट प्रोवाइड करने का, अधिकार देने का, वो पूरा का पूरा जो होता है वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होता है। तो ये एक दूसरा फंक्शन है आरडीबीएमएस का। डेटा सिक्योरिटी, तो आरडीबीएमएस डेटा को पूरी तरह से डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर ही यह सुनिश्चित करता है कि किस यूज़र को डेटा देना है और कितना डेटा देना है, यूज़र को डेटाबेस के किस हिस्से पर एक्सेस देना है और किस हिस्से पर नहीं, यह सब डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल पर ही निर्भर करता है। इसमें डेटाबेस की सिक्योरिटी बढ़ जाती है और डेटा गलत हाथों में नहीं जाता है। बैंक का ही एग्जांपल लेते हैं, भाई आप मान लो पर्सन ए हो, तो भाई पर्सन सी के अकाउंट डिटेल्स को आप एक्सेस तो नहीं कर पाओगे, उनके अकाउंट के इन्फॉर्मेशन उनके अकाउंट में लॉगिन करके ट्रांजैक्शन तो नहीं कर पाओगे। तो डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी जो काम होता है वह आरडीबीएमएस के तहत डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाता है। डेटा रिकवरी, आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक तरह की मशीन है, इसमें कभी भी खराबी आ सकती है और कभी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स या फेलियर हो सकता है। ऐसे में डेटा नष्ट हो सकते हैं। डीबीएमएस के द्वारा आप ऐसी कंडीशन डेटा को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ऑप्शंस होते हैं, है ना, जिससे है ना, एक जगह का मशीन यदि फॉल्ट हो रहा है तो उसके डेटा का बैकअप लेकर के आप दूसरे सर्वर में डाल सकते हैं, दूसरे डेटाबेस में डाल सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनसे आप बड़े आसानी से आरडीबीएमएस का यूज़ करते हुए आप डेटा की रिकवरी कर सकते हैं। एटॉमिसिटी, तो इसका एटॉमिसिटी ये भी एक कंसेप्ट है और एक नियम है जिसे आरडीबीएमएस फॉलो करता है, आइदर ऑल और नन। मतलब बोलने का अर्थ यह है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप किसी को अपने अकाउंट से
आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, मतलब किनको अकाउंट और किनको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, कितने करने हैं, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आप फीड करेंगे। उसके पश्चात आप आपने अमाउंट डाला, अमाउंट डालने के बाद में आपके मोबाइल में OTP आएगा, और जैसे ही आप OTP डालने के बाद में एंटर प्रेस करते हैं, सबमिट करते हैं, और ट्रांजैक्शन उसी बीच में नेटवर्क इशू की वजह से या तो और किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वहीं पर ट्रांजैक्शन जो है वो हैम्पर्ड हो जाता है, मतलब किसी कारण से रुक जाता है, फेल हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि दोबारा जब आप ट्रांजैक्शन फिर से करोगे तो OTP के बाद से आपका पूरा जो है आगे के प्रोसेस होंगे, नहीं, यहाँ पर सीधे सीधे आपका वो ओवरऑल ट्रांजैक्शन वहाँ पर फेल कर दिया जाएगा और रोल बैक होगा। रोल बैक होगा मतलब पूरा अंडू कर दिया जाएगा। जो अमाउंट आपने भरा था, जो बेनिफिशियरी जिसको ट्रांसफ़र करना उसके नाम ऐड करे थे, वो पूरा कुछ आपको फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है, जब कभी वो ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आप उसको रिज्यूम नहीं कर सकते हो, वहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो उससे होता यही है, RDBMS रोल बैक करता है, रोल बैक करता है और फिर से स्टार्टिंग से आपको लॉगिन करना होता है, फिर बेनिफिशियरी का नाम, फिर अमाउंट, फिर OTP आता है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन को आप परफॉर्म कर रहे हो और बीच में ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा जब उस ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करोगे तो जहाँ से फेल हुआ था वहाँ से आपके आगे के प्रोसेस होंगे, नहीं, रोल बैक होगा मतलब पूरा अंडू कर दिया जाएगा और पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से होगा। तो आइदर ऑल, या तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होगा या तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ट्रांजैक्शन किसी भी पॉइंट में अगर फेल हो जाता है तो पूरा रोल बैक कर दिया जाएगा, पूरा अंडू होगा, पूरा स्टार्टिंग से होगा। इन एनी ट्रांजैक्शन, लेट्स से देयर आर सेवरल ऑपरेशंस एंड लेट्स अज्यूम एनी ऑपरेशन गेट्स फेल इन एनी पॉइंट जस्ट बिफोर कमिट, देन RDBMS परफॉर्म्स रोल बैक टू ऑल ऑपरेशंस। मतलब वही चीज़ है, अगर कोई ट्रांजैक्शन है मान लेते हैं और उसमें मान लो 100 ऑपरेशन है और पहला ऑपरेशन हुआ, दूसरा हुआ, 99th ऑपरेशन यदि फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, अरे भाई कमिट हो गया। RDBMS क्या करेगा, रोल बैक करेगा। कहीं पर भी अगर किसी ट्रांजैक्शन के तहत कोई फेलियर आता है तो पूरा का पूरा ऑपरेशंस स्टार्टिंग नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। जब तक वो 100% पूरे ऑपरेशंस सक्सीड नहीं कर जाते तब तक आपका ट्रांजैक्शन जो है उसे कमिट नहीं किया जाएगा, फाइनल नहीं किया जाएगा। अ फेल्ड ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रिज्यूम्ड, अ फेल्ड ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज बी रिस्टार्ट। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के तहत यदि कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो उसे रिज्यूम नहीं कर सकते हो आप। किसी फेल्ड जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको स्टार्टिंग से ही रीस्टार्ट किया जाता है। तो ये एटॉमिसिटी, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक फंक्शन है RDBMS का। कंसिस्टेंसी, तो ये भी एक फंक्शन है RDBMS का। तो इसका मीनिंग क्या होता है, बिफोर स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन द टोटल सम ऑफ मनी शुड बी सेम। मतलब ट्रांजैक्शन होने से पूर्व जो मनी का जो टोटल है ना, अमाउंट का जो सम है, योगफल है, वो ट्रांजैक्शन होने के बाद में जो सम है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप ATM मशीन में जाते हो, ठीक है, और आपके अकाउंट में है 10,000 रुपये, और 10,000 में से आप अपना ATM स्वैप इन करते हो ATM मशीन में, और फिर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद में आप पिन नंबर एंटर करते हो। फिर मान लो आपके 10,000 आपके अकाउंट में हैं, उसमें से आप 3,000 रुपीज़ जो है वहाँ से डिडक्ट करते हैं। फिर मशीन से, ATM मशीन से जैसे ही आप अमाउंट वो करते हैं, फिर ओके करते हैं तो ढर्र ऐसा आवाज़ आता है। उसके बाद कैश जो है वो कमेंस होता है, वो वहाँ से बाहर निकलता है। उस कैश को आप लेते हो अपने हाथ में 3,000 रुपये। तो देखिए, ट्रांजैक्शन होने से पूर्व आपके अकाउंट में कितने रुपीस थे, 10,000 रुपीज़। अब ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो गया है तो अब आपके अकाउंट में कितने हज़ार रुपये बचे होंगे, 7,000 रुपये, और आपके हाथ में कितने हज़ार रुपये हैं, 3,000 रुपये।
तो देखो पहले आपके अकाउंट में कितने थे, ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले आपके अकाउंट में 10,000 रुपये थे। अब ट्रांजैक्शन के बाद देखो सम करिए, अकाउंट में कितने आपके 7,000 रुपये और आपके हाथ में कितने हैं 3,000 रुपये, दोनों को सम करेंगे तो 10,000 रुपये। मतलब बिफोर ट्रांजैक्शन और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन द टोटल सम ऑफ द अमाउंट विल शुड बी सेम। तो देख सकते हैं 7,000 और 3,000 आपके हाथ में 10,000 रुपये हो रहे हैं और ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले भी हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये ही थे। तो यह प्रॉपर्टी जो है यह कहलाता है कंसिस्टेंसी। वही चीज़ है, बिफोर स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन द टोटल सम ऑफ मनी शुड बी सेम। तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले और ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो अमाउंट का जो सम होना चाहिए, योगफल होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल है, मान लो कोई अकाउंट ए है, मान लो कोई अकाउंट ए है, थोड़ा सा स्लाइड में है ना, उसमें 2,000 रुपये है और उसमें से 1,000 रुपये निकाल करके अकाउंट बी में मुझे ट्रांसफ़र करना है। तो थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ स्लाइड को, तो देख सकते हैं। तो भाई हमें एक अकाउंट ए से बी में हमें 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए शुरू में कितने हैं, टोटल 2,000 ए में है और इसमें बी में है 3,000, तो दोनों को मिला के हो गए 5,000 रुपये। अब देखिए सबसे पहले भाई रीड किया जाएगा, चेक किया जाएगा क्या 1,000 रुपये अकाउंट ए में भी है कि नहीं। तो सबसे पहले रीड ऑपरेशन होगा, तो अकाउंट ए में कितने हैं 2,000 रुपये। उसके बाद क्या होगा भाई, राइट ऑपरेशन होगा, इसमें ए में अपडेशन होगा, ए में से 1,000 रुपये निकाले जाएंगे, मतलब 2,000 में से 1,000 माइनस करके 1,000 रुपये। तो अब अकाउंट ए में कितने 1,000 रुपये बच गए, 1,000 रुपये। अब जिसमें ट्रांसफ़र करना है अकाउंट बी, उसमें कितने अमाउंट है उसे रीड किया जाएगा, चेक करेंगे भाई उसमें कितने हज़ार हैं करके। तो उसमें 3,000 रुपये हैं। अब उसमें 1,000 ऐड करना है ना, तो राइट ऑपरेशन करेंगे इसमें हम लोग। तो बी में कितने हैं 3,000 रुपये, उसमें कितने हज़ार हमें डिपॉजिट करने हैं 1,000 रुपीज़, तो 4,000 रुपये। तो अब ए में बच गए 1,000 रुपये और अकाउंट बी में हो गए 1,000 शिफ्ट हो गया, तो 4,000 रुपये। तो देखो ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले 2,000 और धन 3,000, 5,000 रुपये थे और ट्रांजैक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया है, तो 1,000 और 4,000 इसमें भी आ रहा है 25,000। तो ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले और ट्रांजैक्शन शुरू होने के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है वो सेम होनी चाहिए। तो देख सकते हैं इस स्थिति में तो ये कंसिस्टेंसी ऑपरेशन कहा जाता है। तो आरडीबीएमएस ये भी चेक करता है, ठीक है। फिर देखते हैं आइसोलेशन ऑपरेशन या प्रॉपर्टी है कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, आइसोलेशन मतलब जैसे कि पता है हम लोग भी ऐसे ही आइसोलेट स्टेट में चले जाते हैं। जब हमको टेंशन होता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम लोग ना पता है अपने आप को किसी बंद कमरे में आइसोलेट कर लेते हैं, बिल्कुल हम अकेले हो जाते हैं। मम्मी पापा बाहर से नॉक कर रहे हैं, क्या हुआ, हम दरवाज़ा भी नहीं खोलते, किसी बात नहीं करते हैं, बोलते हैं हम मुझे कुछ समय के लिए अकेले छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोलेशन का मतलब यही होता है कि जब तक ट्रांजैक्शन हो रहा है तब तक उस ट्रांजैक्शन के बीच में कोई और ऑपरेशन ना हो, नहीं तो गड़बड़ होने वाला है, इनकन्सिस्टेंसी होने वाला है। कैसे बता देता हूँ, मान लो 2,000 रुपये ये जो है इस अकाउंट से निकाल रहा है, ठीक है। पैसे बाहर निकले, हाथ में ये लिया था और ये 2,000 रुपये ले लिया और डेटाबेस में 2,000 माइनस नहीं किया गया मान लो, और जब ये निकाल रहा था उसी समय में 1,000 रुपये डाल दिया, उसी समय में 1,000 रुपये डाल दिया, है ना। तो यहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन हो रहा है, एक ही साथ ये 2,000 रुपये निकाल रहे, 1,000 रुपये ये डाल रहा है। तो हुआ क्या, 2,000 रुपये जैसे ही इसने निकाले तो तुरंत ही डेटाबेस में अपडेट कर दिए जाने चाहिए थे कि अब अकाउंट ए में जो है 3,000 रुपये बचे करके, लेकिन अपडेट नहीं किया गया किसी कारणवश और उसी समय ये 1,000 रुपये डाल देता है, तो टोटल अमाउंट 6,000 हो जाता है। ये पैरेलल जब ट्रांजैक्शन होता है उस स्थिति में ये प्रॉब्लम आता है। तो भाई 2,000 रुपये माइनस होने वाला जो है अपडेट ऑपरेशन इसमें किया ही नहीं गया और
इसने उसी बीच में 1,000 रुपये डाल दिया, 6,000, तो इसके काम को कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो आइसोलेशन मैनर में होने चाहिए, ठीक है। तो जब तक इसका ट्रांजेक्शन नहीं हो जाता, ये अकाउंट से डिडक्ट कर रहे हैं, तो देखिए होने यही वाला है, 2,000 रुपये ये माइनस लेगा, यहाँ से अकाउंट से डिडक्ट करेगा, तो विड्रॉल करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर 3,000 बना दिया जाए। तो जब तक यहाँ पर इसका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता है, तो इसे इस अकाउंट में पार्टिसिपेट नहीं करने देना है। तो ये RDBMS कराता है। तो आइसोलेट ट्रांजेक्शन कराता है कौन, RDBMS। उसके बाद ये 3,000 हो जाएगा, उसके बाद ही इसे डिपॉजिट करने दिया जाएगा और इसमें 3,000 में 1,000 ऐड करके 4,000 बनाया जाएगा। तो ये कहलाता है आइसोलेशन ऑपरेशन। मतलब पैरेलल ट्रांजेक्शन्स होते तो हैं, बट कुछ इस तरीके से होंगे कि डेटाबेस में से जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट ना हो, है ना। तो आइसोलेटेड मैनर में ट्रांजेक्शन्स को कराया जाता है। ड्यूरेबिलिटी, तो जो भी हम चेंज करते हैं भाई, वो परमानेंटली DBMS में, डेटाबेस में, उनका चेंजेस जो है वो होना चाहिए, वो सेव होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये देख लो, ये वाला ट्रांजेक्शन किए इन्होंने भाई, शुरू में देखो 2,000 रुपये थे और इनके अकाउंट में 3,000 रुपये हैं। अब इसमें से 1,000 रुपये माइनस कर लिए और 1,000 इसको दे दिए। अब अगले दिन जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट किए तो पता चल रहा है कि वही के वही हैं, है ना, उसमें सेव ही नहीं हुआ था इसमें डेटाबेस में, है ना, बैंक के डेटाबेस में। उसके अकाउंट में अब भी 2,000 है, इसी अकाउंट में 3,000 रुपये हैं, तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ड्यूरेबिलिटी मतलब जो भी हम चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, वो DBMS में परमानेंटली सेव होना चाहिए। तो इसकी भी, ये भी काम किसका है, RDBMS का। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना RDBMS मतलब, है ना, RDBMS का जो डेटा मॉडल है उसके सारे फंक्शंस को हमने समझा, उसके प्रॉपर्टीज़ को हमने जाना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।